देखिए, राजनीति में कुछ ऐसे शख्सियत बहुत कम होते हैं जो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपना अंदाज रखते हैं, और उनमें कुछ चुनिंदा ऐसे आज राजनेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे राजनेता होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन बहुत छोटा देना ही आप समझ जाएंगे। जी, हमारे साथ आज जुड़े हैं, अब मैं कांग्रेस नेता कहूंगी, पप्पू यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी सहयोगी सभा भी हैं, क्योंकि पप्पू यादव कहने को ऐसे नेता हैं जो हर वर्ग से जुड़ते हैं। और सभा हमारी युवा पत्रकार हैं, कई सवाल मन में हैं, क्योंकि अब आप कांग्रेस के साथ हो चुके हैं, पूरा परिवार अब कांग्रेस का। गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेशर था या कुछ और था, ये पूछेंगे। पहले तो हम दोनों स्वतंत्र विचार के हैं और उनकी अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी है। लक्ष्य एक है सेवा का, लोगों की मदद का, ईमानदारी से रहने का और एक अच्छे इंसान परिवार को बना के रखने का। लेकिन कोई किसी पर दबाव नहीं होता, ना मेरा उन पर ना उनका मुझ पर। लेकिन अब पूरा परिवार एक साथ। मेरा तो रहा ही है सेवा, न्याय और संघर्ष का, मदद का लोगों को। लेकिन लगातार आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं पप्पू जी। बिहार में जब बाढ़ आई थी, वो तस्वीर कोई भूल नहीं पाएगा। जनता के दर्द को समझा था। अब आपने बीड़ा उठा लिया है, बहुत मुझे लगता है कि बहुत टफ एम नहीं कर लिया। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य बना लिया है। सर, हमने नहीं बनाया, देश बनाया है। वो जो बेबाक हैं, जो उनका संघर्ष है, जो 6000-4000 किलोमीटर जो उन्होंने दिल को जीता है, जो उन्होंने ट्रस्ट पैदा की है लोगों के बीच, जो विश्वास पैदा हुआ है इकोनॉमी को लेकर के, जो बिजनेसमैन के भीतर, जो किसानों के भीतर, जो महिलाओं के भीतर, खासतौर पर युवाओं के भीतर और मजदूरों के भीतर, ये देश ने देखा है। ठीक अलग बात है कि लोग EVM, ED, CBI, अदानी, इनके पैसे से जो बनते रहे हैं, कभी पुलवामा, कभी राम मंदिर, कभी CAA। राहुल गांधी जी नफरत की राजनीति और जात की राजनीति तो नहीं करेंगे ना। राहुल गांधी जी लूट खसोट और राहुल गांधी जी इस्तेमाल करने की राजनीति तो नहीं करेंगे। तो ये देश चाहता है परिवर्तन। मैंने कहा उस बनना एक स्वाभाविक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी एक स्वाभाविक लीडरशिप है, जो देश के PM के समक्ष नरेंद्र मोदी से ज़्यादा काबिल रखने वाला, एक्सपोर्ट का वो जीनियस संघर्ष करने वाला व्यक्ति वो खड़ा है और वो उसमें परिवर्तन करने की और इस तो देश परिवर्तन होगा। और आपने युवा की बात की, रोजगार की बात की, सभा के मन में कई सवाल हैं, सवाल लेना चाहेंगे? जी ज़रूर। मेरा सवाल ये है कि आप पहले जाप पार्टी में थे, आपने इतनी मेहनत की पार्टी के लिए और आपने उससे कांग्रेस में विलय कर लिया, ऐसा क्यों? नहीं, एक बात है ना कि आप इसको देखेंगे, पहले भी मैं तो जनता दल में पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, हम LJP में रामविलास जी के साथ चीफ सेक्रेटरी जनरल थे, सपा के हम अध्यक्ष थे। लगातार मैं लगातार आप इसको उठा के देखें, कोरोना आया, पूरी दुनिया के लिए मैंने जी मदद की, एक एक बिहारियों को ले गया। लेकिन जब वोट की बारी आई तो वो जात पात खोजते हैं, वो गठबंधन खोजने लगते हैं। जब पटना में बाढ़ की बारी आई तो एक एक लोगों को खाना हो, उसके लिए जीना हो, उसकी मदद करना हो, और जो लोग नहीं गए उसको MLA बना दिया। तो जब आप हिंदू मुसलमान जात पात से बाहर निकलेंगे नहीं, पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे नहीं, आप अपनी बात करेंगे नहीं, अपने जीवन की बात करेंगे नहीं, आप विकास की बात करेंगे नहीं, रोजगार की बात करेंगे नहीं, आप अपने 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 इलाके के विकास की बात करेंगे नहीं, आप किसानों की बात करेंगे नहीं, आप बेटियों की बात करेंगे नहीं, आप हमेशा कभी पुलवामा, कभी राम मंदिर, कभी CAA, कभी पाकिस्तान, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, कभी तो एक बड़ी राजनीति जो मेरी रही है। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि लेकिन महिलाओं की बात की जाए, आधी आबादी की बात की जाए, अभी तक आप देखें वोट प्रतिशत मोदी जी के साथ है। आपको नहीं लगता ये एक बड़ी चुनौती है? बात बोलूं, किसने कह दिया मोदी जी के साथ है? पहले तो आप इसको समझिए, किसके साथ है? अगर वोट पड़ रहा है, मोदी जी चेहरा रहते हैं। IIT, IIM लड़कियां 3.2% भी इंटर नहीं की हुई है और 1.8% भी लड़कियों को रोजगार नहीं है, और एक भी लड़कियों के लिए हॉस्टल। आप हमको बताओ, महागठबंधन की सरकार थी, नवोदय कस्तूरबा तो किसने दी? नवोदय कस्तूरबा, सेंट्रल स्कूल, IIT, IIM, AIMS। यदि आज IIT, यदि आज ये पूरे की पूरी कंप्यूटराइज सिस्टम आज
जो राजीव गांधी जी से लेकर के नेहरू जी, आप एक भी स्कूल का नाम बताओ जो नया स्कूल लड़कियों के लिए, सुनिए मैं लड़कियों के लिए लेकिन कब तक राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को लेकर आप लोग जनता के, आपको तो राहुल गांधी को अब तो आप लोगों का क्या कैसे है कि कैसे अटैक करें? कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूँ, मैं नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ। यदि दुनिया में किसी ने इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाया और किसी ने किया तो उसका नाम मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह को पीएम किसने बनाया? कांग्रेस ने। ये तो सेकेंड बार तो राहुल गांधी जी पीएम हो गए होते। तो मोदी जी तो परिवारवाद पर निशाना साधते रहे। मुझको तो समझ में नहीं आता मोदी जी के पास कोई धंधा है? मोदी जी 10 साल में आपने क्या किया वो बताओ ना। एसबीआई बैंक की क्या स्थिति है, स्विस बैंक की क्या स्थिति है, 2 करोड़ की क्या स्थिति है, काला धन की क्या स्थिति है, नोटबंदी के बाद काला बाजारी का क्या हुआ, ब्लैक मनी का क्या हुआ, जनधन का क्या हुआ, बैंक किसी को पैसा देता है कि नहीं, किसी गरीब को हमेशा ढिंढोरा पीटना। आपने हमेशा इन मुद्दों को लेकर, मैं देखती हूँ और ये मैंने पहले इसलिए कहा कि बहुत कम राजनेता होते हैं जो वाकई जनता, आप जनता के बीच जाते हैं चाहे कोई भी दर्द होता है। कई बार हमने देखी है बिहार की तस्वीरें। पप्पू यादव की बात की जाए, अब कांग्रेस के साथ हो चुके हैं और अब बात यह है कि क्या वाकई सीमांचल की हम बात करें, एक वक्त था पप्पू यादव का वहाँ दबदबा था, क्या वो दबदबा और वो जो कहते हैं कि करिश्माई है, अब कांग्रेस को जरूरत पड़ गई और इसलिए पप्पू यादव साथ आ गए? हमको तो समझ में नहीं आता। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी तो बहुत साफ है ना। आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का जो सदन में भी बेस्ट परफॉर्मेंस, जिसको अवार्ड मिला, मेरी पत्नी को अवार्ड मिला, हम लोग बेस्ट स्पीकर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए मेरा रहा। सिवाय मदद के हर व्यक्ति, जो जात पात मेरे लाइफ में नहीं आया, हिंदू मुसलमान नहीं आया। मैंने कभी किसी हमको गाली दे दिया, हमको ये पप्पू पप्पू कितना कहा, राहुल गांधी को कितनी गालियाँ पड़ी, कभी वो नहीं रोए नरेंद्र मोदी की तरह। हर दिन राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार की बात करने वाला व्यक्ति 10 साल में आपने क्या किया ये क्यों नहीं कहते हो? आप ये बोलो ना, आपने एक भी फैक्ट्री लाई कि नहीं, चाइना से फैक्ट्री आई कि नहीं, वियतनाम टोटल फैक्ट्री क्यों चली गई, इकोनॉमी मेरा कोलैप्स। ठीक है ये सवाल तो, लेकिन आप मेरे सवाल नहीं, आप वो तो आप अगर न्यूज़ 24 की बात की जाए तो आप देखते वो निष्पक्ष हम लोग पूछते हैं, लेकिन आपने बताया अब कांग्रेस की बात की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप साथ आ गए? मुझको तो समझ में नहीं आता। यदि मेरी पूरी आस्था, आइडियोलॉजी बिहार को मैं देख रहा हूँ, अपनी कोसी सीमांचल मिथिलांचल को मैं देख रहा हूँ, वहाँ के बाढ़ की स्थिति को देख रहा हूँ, वहाँ के पलायन को देख रहा हूँ, वहाँ के मक्का और मखान की स्थिति को देख रहा हूँ, वहाँ चाय की पत्ती बागान को मैं देख रहा हूँ, वहाँ की गरीबी को मैं देख रहा हूँ। तो जब मैं एक एक चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे तो अब मेरे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, मेरे यहाँ एक एम्स नहीं है, मेरे यहाँ रेलवे नहीं है, मेरे यहाँ गरीबी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है, दुनिया में उससे ज़्यादा गरीबी कहीं नहीं है। इंडिया गरीब के 10 साल के अंदर में इंडिया में आप कोई, मैंने तो पहले कहा नरेंद्र मोदी जी की कोई एक इकोनॉमिकल उपलब्धि बता दो। 84 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज मेरे ही टैक्स से, जो 2 रुपया किलो कांग्रेस ने किया था, और मनरेगा में जो मजदूरों के लिए गारंटी थी, इन्होंने उसी मनरेगा की गारंटी को याद करो क्या किया। और आज जो 5 न्याय कांग्रेस की फोकस है, तो आप हमेशा याद करो 2 करोड़ में 5 लाख, अभी तो बैंकिंग के 5 लाख नौकरी तक नहीं दे पाए, ला पाए, रेलवे की नौकरी खत्म। तो इन मुद्दों को लेकर सभा, आप लगातार बिहार से खुद जुड़ी हुई हैं और ऐसे तमाम सवाल हैं और सभा भी पूछना चाहती जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब लोकसभा सीट से पूर्णिया से तो आप चुनाव लड़ने वाले हैं, टिकट मिलेगी आपको? मुझको तो समझ में नहीं आता है, तो कांग्रेस को तय करना है। मैंने अपनी भावना पहले ही बता दी, पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है और मैं अपनी लाइफ से अलग नहीं हो सकता। तो आप जब सबकी बातें कर रहे हैं तो आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, आपने तो विलय कर लिया, उनका क्या होगा? पार्टी के सहमति के साथ हमारा विलय हुआ है, बिहार की भावनाओं के साथ मेरा विलय हुआ है। और मेरे विलय में जिस तरीके से सोनिया गांधी जी का लविंग रहा बेटे की तरह, और राहुल जी ने जिस तरीके से मित्रवत और एक भाई की तरह मुझसे हमेशा प्यार दिखा, और जो रंजीत रंजन को बेटी की तरह उस घर में सम्मान मिला, और जो एक निर्णय प्रियंका जी ने जो लिया मेरे कांग्रेस में आने की, उसके बाद मेरे लिए कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, विश्वास ही काफ़ी है। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे कि
मुझे समझ नहीं आता कि आपको आपके नाम के साथ ऐसे बाहुबली का छवि आपको क्यों देते हैं लोग। तो समझ में नहीं आता, कोई तो ऐसी बात कभी करता नहीं है, कभी आज तक नहीं किया। नहीं, ये मैंने सुना था इसलिए मैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया। एक स्पिरिचुअल आदमी जो प्रोफेसर बात्रा और अमृत सेन की इकोनॉमी को करता हो, आनंद मार्ग और ओशो की फिलॉसफी को मानता हो, जो एक बड़े जमींदार परिवार से आता हो और जिनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही सिर्फ देश के गरीबों की मदद करना हो, तो आप उसके बारे में कभी सोचिए ना, ये मेरे लिए मौत हो जाता है। इसलिए बात करना चाहते हो तो तरीपार अमित शाह जी के बारे में करिए, जिसने दंगा फैला करके सबको मरवा दिया, उसके बारे में करिए। लोया जज कहाँ गए, उसके बारे में करिए। बात करना चाहते हो तो जो डेली दंगा फैलाता हो, मार काट करवाता हो, उसके बारे में करिए। जो देश के गरीबों का खून सोचता है और पैसा लूटता है, उसके बारे में करिए। ऐसी चीज ही है सवा कि कभी किसी चीज से नवाजा जाता है। और आज पप्पू यादव की बात की जाए, युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा जाते हैं मुद्दे। जब आपने कहा, अभी जिक्र किया कि सोनिया गांधी से वो प्यार मिला, ठीक है, कांग्रेस से प्यार मिला, लेकिन विलय होने से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से क्यों मुलाकात करनी पड़ी? क्योंकि महागठबंधन में, मतलब ये सवाल तो है ना, पहले ही हो जाता विलय। क्यों? लालू यादव जी को जब विपक्ष के नेता की बात थी तब भी हम उनके लिए बेटे की तरह थे, और मैं एक वोट से लालू यादव जी के साथ खड़ा था। जब मुख्यमंत्री बनने की बारी तब भी 11 MLA लेकर के हम खड़े थे, और जब भी लालू यादव जी जरूरी थी। नहीं, कोई सहमति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनके आशीर्वाद की जरूरत थी, उनके स्नेह की। बेटा पप्पू जी आशीर्वाद पहले भी मिल सकता था। मुझे याद है पहली जब इंडिया अलायंस हुआ था, आपने देखा था एक बड़ा कुनवा जुड़ा था। मैं सच बता रही हूँ, मैं लगातार आपको फॉलो करते रहती हूँ, कई बार आप मुद्दे उठाते हैं। उम्मीद थी मेरे जैसे कई ऐसे बिहार की जनता को कि उस इंडिया अलायंस में पप्पू यादव को भी शामिल किया जाता, लेकिन उस वक्त नहीं। अब कांग्रेस को क्या जरूरत? मैंने फिर वही कहा, आनंद मोहन आरजेडी से दूरी बना लिए, क्या अब वो आनंद मोहन का जो फिर ऐसी बातें मत क्या कीजिए। मुझे कोई लेना देना किसी व्यक्ति के राजनीति से, किसी व्यक्ति के उतावलेपन से, किसी से मुझे नहीं लेना देना। आप मेरी आइडियोलॉजी, मेरे फैमिली के बारे में बात करिए, किसी के बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता। और उनकी दूरी तो हो गई ना पप्पू यादव। नहीं, मैं वो लोगों से, उससे पूछिए, नीतीश जी से पूछिए, उनसे पूछिए। मेरा कभी इधर से उधर नहीं, मेरा अपना संघर्ष रहा। पार्टी के लोग चाहते थे हम लोग एक एक्सट्रीम लाइन में चले, और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी की इच्छा थी और वो विश्वास था। हम कांग्रेस में आए, और मुझको लगता है कि हम बिहार के 14 करोड़ लोगों के हित की बात ज़्यादा कर पाएंगे, उचित प्लेटफॉर्म पे कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर। पप्पू यादव जी का पूर्णिया से कितना गहरा संबंध है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लाइफ लाइन आपने कही, तो क्या ये हम लोग मान लें कि पूर्णिया से फिर इस बार चुनावी मैदान? सर, मैंने पहले भी कहा कि वो मेरी ज़िंदगी है, उसके हिस्से से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ। तो फिर मतलब ये तय है? पूर्णिया मेरी लाइफ है, पूर्णिया मेरे दिल में है, मैं पूर्णिया के दिल में हूँ और मैं उसके आंचल में हूँ। मुझे माँ से कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, तो मतलब ये है कि माँ से अलग नहीं कर सकते, और ये तय हो गया होगा। पप्पू जी, आप हमेशा से कई मुद्दों को, अगर बिहार की हम बात करें, देखिए पलायन से लेकर बेरोजगारी से लेकर कई बार बात होती है पप्पू यादव जी। ये आखिरी सवाल होगा, क्योंकि लगातार ऐसे सवाल आप बहुत ही बेबाकी से जवाब देते हैं। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर आपका एजेंडा की मैं बात करूं, आप कई बार अलग राय देते हैं, क्या होगा बिहार की रूपरेखा पप्पू यादव की नजर? पूछेगा तो हम 10,000 लोगों को रोजगार देंगे 5 साल में अपने पूर्णिया में। 5 साल हमसे पूछेगा तो हम भ्रष्टाचार को 3 महीने के अंदर पहले भी खत्म किए हैं, अभी भी खत्म करने की हिम्मत है, वो मैं मिटा दूंगा। मैं दलाल माफिया और अफसरशाही को खत्म करूंगा। इतना आसान है बिहार में? सर, मेरे लिए कुछ भी आसान है नहीं, तो इसके लिए कुछ क्या रोड मैप आपने सोचा? बिल्कुल सारे रोड मैप है मेरे सामने। कुछ तो बताएं हमारे मेडिकल सिस्टम बहुत क्लियर है। मैं तो कह ही रहा हूँ, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। हाँ। वो पहले उन्होंने बहुत ज्यादा लूप पुल है पप्पू यादव जी। मैंने पहले ही दुनिया को पता है कि पप्पू यादव ने 23 घंटा बिजली दिया। पप्पू यादव मेडिकल सिस्टम को चैलेंज किया। ये इंडिया को, दुनिया को पता है। पप्पू यादव के लिए ये पूछना चाहूंगी कि अब क्या नया करेंगे आप पूर्णिया वालों के लिए? 10,000 रोजगार है, मेडिकल माफिया को खत्म करने का मेरे पास है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, इस सब में जो पैसे लिए जाते हैं वो वहाँ तक जाके बनाएंगे। पूर्णिया को एक हाई कोर्ट बेंच की ज़रूरत है, उपराजधानी की ज़रूरत है। पूर्णिया को एक एयरपोर्ट की ज़रूरत है। पूर्णिया में जो मक्का मखान है उसको लेकर के 10-10 फैक्ट्रियों की ज़रूरत है। पूर्णिया में सीमांचल, कोसी और
मिथिलांचल में जो बाढ़ है, हाई डैम, उसको लेके लड़ने की जरूरत ये है। बहुत बड़ी चुनौती रही और आपने इसके लिए हमेशा से, मैंने देखा है, एक्शन भी तो लिया ये है। मेरा संकल्प है और आम आदमी को न्याय, आम आदमी की आज़ादी मेरी पहली। और दूसरे एनडीए ने तो संकल्प ले लिया 40 के 40। भैया उनसे पूछिए क्या ईवीएम की कृपा है कि अदानी की कि ईडी सीबीआई की, किनकी कृपा है, किनकी अब कृपा है? पप्पू जी पता है क्या, अब जनता भी ये पूछती है जहां पर आप लोग जीत जाते हैं आप ये तो लोकसभा की फिर बात ईवीएम कर- कहाँ तो चला? किनकी कृपा है? पुलवामा की थी, राम का मंदिर का, कि सीएए का, कि प्रजापति जी का, कि नीतीश जी का, कि चिराग जी का, कि कुशवाहा जी का? किसके कृपा पर? मोदी जी अपने कृपा पर कि रोने की कृपा पर? दया जो मांगते रहते हैं, हमको गाली दे दिया, उसके कृपा पर? अपनी बात करिए ना मोदी जी। अब आपने नीतीश जी की बात छेड़ दी, हालांकि मैं छेड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि ये सवाल एक ऐसा है, पूरे देश में ये सवाल रहता है कि नीतीश कुमार सर, की मैं जरूरत इतनी क्यों पड़ जाती है नहीं, सबको? वो उनको पूछिए किनको क्या जरूरत पड़ती है। गाली दिया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये देश दुनिया में शर्म से झुका दिया, सदन में महिलाओं को बोल करके बोला ये जहर पैदा करते हैं जात का, ये आरक्षण ला दिया, आरक्षण के खिलाफ गए, उन्होंने कहा ये दलित विरोधी है, सब गाली दिया, पैर पकड़ लिए। और चिराग पासवान को ये क्या, ये गुत्थी आपको क्या समझ में आती है? सर कोई गुत्थी नहीं समझ में आती है। सियासत के लिए ये लोग कोनो पाप करेंगे, कोनो कुकर्म करेंगे, किसी जात को गरियाएंगे, किसी धर्म को गरियाएंगे, किसी भी जात को काटेंगे, मारेंगे। इन लोगों का धंधा बच गया है। नीतीश जी में क्या ऐसा चुंबक है पप्पू जी, क्या आपको सर, लगता है कोई- सब कोई साथ ले लेता है? सर दोनों का एक कॉमन एजेंडा है सत्ता में रहने का। दोनों देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जो जितना बड़ा धूर्तई, दुष्टई, दोगलई करता है उतना बड़ा नेता हो जाता है। सब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अंजलि जी, यहाँ तक कि लालू यादव ने भी कहा था कि दरवाजा तो खुला हुआ है फिर से नीतीश कुमार को आने के लिए। पप्पू जी कही तो रहे सबको सत्ता ही चाहिए। सबको सत्ता चाहिए, कभी इधर कभी उधर। 24 के बाद नीतीश कुमार जी को बीजेपी खत्म कर देगी, देख लेना। बिल्कुल, पप्पू जी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और अब बड़ी बात यही है कि क्या बिहार में अब जाप कांग्रेस में विलय हो चुका है, इसका कितना असर होगा चुनावी मैदान में ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोगों लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए News 20।